Hello students, today will we discuss about a poem of dedication. ओके ये बीए पार्ट थर्ड का सेकंड पेपर है जिसमें फर्स्ट चैप्टर में पोएम है ए पोएम ऑफ डेडिकेशन जो कि निजम इजिकल ने लिखी हुई है। ठीक है, थोड़ा सा हम इसके पोएम के बारे में पढ़ लेते हैं। पहले हम पोएम का एक पैरा पढ़ लेते हैं। द व्यू फ्रॉम बेसमेंट रूम्स इज रादर स्मॉल, a patch or two of green, a bit of sky. Children's here but never seen an old wall, two trees, a washing line between, windows with high curtains to block the outward eye. It seems that nothing changes, nothing grows, but suddenly the mind is loosed of chains and purifies itself before the warm Mediterranean which fills the veins to make the body beautiful and light. Heaviness of limbs or soul can mimic calm. I close the eyes to see with better sight. In this poem, the poet expresses his views further. The looks at the beautiful scene of nature and notice that the sea is really very large, spreading far and wide, which creates the impression of largeness. It attracts the human beings by its charm, but also because it symbolizes freedom and that life is very large. The soul of man is also as large as the sea. It does not suggest only the realities visible on the surface, but that within our heart there is a greater nobility. This fact can be more to realize not by the outward facts. There are rivers which the man hopes to cross easily by swimming, but this simple meaning is not enough. It teaches the lesson of continuations and that there should be not stagnation. Life must go on flowing like the flowing water of the river. The truth implies that just as they need roots for their stability, so men must also have self-confidence for growth and development. ओके देखिए जो इसमें राइटर है वो क्या कहता है। उन्होंने जो इस पोएम के माध्यम से कुछ दृश्यों को दिखाया है जो कि केवल उनके विचारों में है। ओके यहाँ पर ये पोएम निजम इजिकल की बहुत ही सीरियसनेस को प्रकट करती है, उनके जो स्वभाव में विचार है उसको प्रकट करती है। ठीक है, निजम इजिकल मानव धर्म में विश्वास करते हैं जैसे कि पोएम में बताया गया है। पोएम में क्या है कि वो अपने घर के नीचे के कमरे से संसार को देखते हैं तो उन्हें वो संसार बहुत छोटा दिखाई देता है, चीज़ें स्पष्ट दिखाई नहीं देती हैं और उनको सुनाई भी बहुत कुछ दे रहा है लेकिन सब कुछ दिखाई नहीं दे रहा है। वो देख रहे हैं कि छोटे हरे घास के मैदान हैं, छोटा सा उनको थोड़ा सा आकाश भी दिखाई दे रहा है, बच्चों के खेलने की आवाज़ तो सुनाई दे रही है लेकिन बच्चे दिखाई नहीं दे रहे हैं। इसमें क्या है, कमरे जो है सब कुछ पहले जैसा ही है और इसी तरह चल रहा है लेकिन कोई चेंजेस नहीं है। अब वो क्या चाहते हैं, वो कह रहे हैं कि लाइफ में कुछ चेंजेस होने चाहिए। ओके लेकिन फिर क्या होता है, उनके विचार चेंज हो जाते हैं और वो अपने मन ही मन में समुद्र की कल्पना करने लगते हैं कि समुद्र कितना विशाल है और वो धीरे धीरे आंखें बंद करके उसकी गहराई को देखने लगते हैं, सोचने लगते हैं, अपनी आंखें बंद करके कल्पना करते हैं और आंखें बंद करके उस चीज़ को वो एंजॉय भी करते हैं। ओके नेक्स्ट है, देयर इज अ लैंडस्केप सर्टेनली द सी अमंग इज ब्रॉड realities attracts because it is a symbol of the free demonic life with hardly suggested by the surface facts and reverse what a man can hope to win by simple flowing. Learning how to flow and trees imply an obvious need of roots. Besides that, all organic growth is slow. Both poetry and living illustrate each season brings its own peculiar fruits, a time to act, to time to contemplate. इसमें क्या है, जो राइटर हैं, जो पोइट है, वो अपनी आँखों को बंद करे हुए हैं और अपने ध्यान में उनके कौन है, केवल समुद्र है। ओके तो जो समुद्र की विशालता है उसका एक सुंदर दृश्य उनकी आँखों के सामने है जो कि उन्हें बहुत ही रियलिटी महसूस करा रहा है वहाँ पर।
और जो समुद्र की सतह है वो सिर्फ देखने से सतह है, बल्कि वो सोचते हैं कि समुद्र में बहुत ज़्यादा राज छिपे हुए हैं, बहुत अधिक गहराई है। उनका कहना है कि नदियाँ जो हैं वो जीवन के बहाव में बाधा का प्रतीक हैं और मनुष्य को इस बाधा को पार करना चाहिए। इससे हमें क्या शिक्षा मिल रही है कि ये सब जो हमारी लाइफ है वो चलती रहती है। वृक्ष हमें बताते हैं कि हमें कंटिन्यू डेवलपमेंट के लिए जड़ों की आवश्यकता होती है और स्टेबिलिटी भी ऐसी होनी चाहिए जिस पर हम बिलीव कर सकें। इन्होंने इस विचार के कविता के माध्यम से, पोएम के माध्यम से ह्यूमन लाइफ में बताया है कि जो मानव जीवन है दोनों में समान रूप से प्रकट किया जा सकता है। इन्होंने कहा है कि हर काम को करने के लिए एक टाइम होता है, उचित टाइम होता है। उस टाइम को उन्हें मिसयूज नहीं करना चाहिए बल्कि उसका यूज करना चाहिए। जैसे प्रत्येक मौसम के अपने फल होते हैं, उसी प्रकार कार्य और विचार करने की भी एक समय सीमा होती है। Next, the image is created, try to change, not to seek release but resolution, not to hanker for a wide godlike range of thought, nor the matador's dexterity. I don't want the yogi's concentrations, and I don't want the perfect charity or saint, nor the tyrant's endless power. I want the human balance, humanity, acquired fruitful in the common hour. This Elizabeth is very creation stated in the term of poetry. I offer it to you in dedication. इसमें क्या है, देखिए जो पोइट है वो अपने गहन विचार प्रकट कर रहा है कि मनुष्य में परिवर्तन होते हैं और होने भी चाहिए परिवर्तन, क्योंकि सब कुछ हमेशा एक सा नहीं चलता है। ओके, इन्होंने कहा है कि हमारे जीवन में जो भी प्रॉब्लम्स आती हैं हमें उनसे पीछे नहीं हटना चाहिए बल्कि उनका सामना करना चाहिए। उन्होंने कहा है अपने विचारों में हमेशा ईश्वर को ही सोचना चाहिए और ईश्वर के समान बनने की कोशिश नहीं करनी चाहिए। इन्होंने बताया है कि ऐसा नहीं करना चाहिए कि व्यक्ति असीमित शक्ति प्राप्त करे जैसे ऋषि मुनि होते हैं और वो क्रूर बन जाए, बल्कि वो क्या करे, मनुष्य को मनुष्य ही बने रहना चाहिए और उसको अपने अंदर बहुत अच्छी क्वालिटीज़ को डेवलप करना चाहिए जिससे वो लाइफ में सक्सेस हो। एक एलिजाबेथ थी इंग्लैंड की महारानी, उन्होंने उनको संबोधित करते हुए बोला है कि जीवन में उसने यही कुछ प्राप्त किया है और यही सब कुछ वह उसे समर्पित कर सकता है। ऐसा लगता है कि पोइट ये शिक्षा देना चाहता है कि पर्सन के, व्यक्ति के जो क्वालिटीज़ हैं वो ही उनकी मेन अचीवमेंट्स होती हैं। In this poem, as usual, the poet does not present same particular idea, rather he has given only the description of these personal experiences. He tells that when he peeped out of the room situated in the basement, he could not see the whole view. He saw small pieces of one of two green grass fields and a small part of sky. He heard the voice of children who were perhaps enjoying themselves and crying in happiness, but they were not visible anywhere. There were two trees also and the wall of an old house, which was the dividing line between them. The poet could also see the windows covered with long curtains, so the scene inside the room was naturally obstructed and he could not see what was actually happening within. The poet realizes in his heart that the whole scene created only one impression, that everything was